Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students, this is class of physics for second year. Students, in the previous lecture we discussed about the Ohm's law. Simply Ohm's law के statement को हम लोगों ने discuss किया था कि the current flowing in a conductor is directly proportional to applied voltage unless until the physical conditions of system does not change, means कि temperature fixed रहे. उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारे पास ओहमिक डिवाइसेस होती हैं उनके लिए हम लोग जो IV कर्व स्केच कर रहे थे दैट वाज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन, और हम लोगों ने स्लोप देखा था. स्लोप ऑफ IV कर्व ऑफ द ओहमिक डिवाइसेस इज सिंपली द कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. और फिर हम लोगों ने डिवाइसेस को दो डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया था. द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस ओहमिक एंड द अदर वाज द नॉन ओहमिक. और इससे रिलेटेड हम लोगों ने नॉन ओहमिक डिवाइसेस के तौर पे फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, सेमीकंडक्टर डायोड और थर्मिस्टर्स के हवाले से डिस्कशन की थी थोड़ी सी. नाउ जब हम लोग ओहम्स लॉ स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय R. और मैंने आपको बताया था R इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एंड आई हैव टोल्ड यू बाय देन कि हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की नेचर है या इसको आप लोग अपने माइंड में किस तरह से एज्यूम कर सकते हो, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 6 में ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आप किसी भी फ्लूइड में मूव करते हैं कोई भी बॉडी तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगती है जो उसके मोशन को रोकने की कोशिश करती है. सेम जो नेचर वहाँ पे ड्रैग फोर्स की थी यहाँ पे वही रोल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्ले कर रही है. या आपकी डेली लाइफ में आपके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन होती है, तो आप लोग उस फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट या फ्रिक्शन के बारे में जो इमेजिनेशन है वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में है, बारे में आप लोग रख सकते हैं. और यू कैन सिंपली से दैट कि इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन जो है दैट इज़ एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आज का टॉपिक है और इसको फॉर्मल इसकी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा, आप लोगों ने एक्सटर्नल के ऊपर वोल्टेज सोर्स लगाया होगा, उस वोल्टेज सोर्स की वजह से जब करंट फ्लो करेगा तो उस करंट को वो जिस मटेरियल में फ्लो कर रहा है वो मटेरियल कुछ थोड़ी सी अपोजिशन ऑफर करेगा. दैट अपोजिशन विच इज़ ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द material in which the current is flowing is called as the electrical resistance. So electrical resistance in a simple words can be defined as the opposition. Simply you can say it is the opposition offered to flow of current, or simply flow of charges. You can also say offered to the flow of current by the material in which current is flowing is called electrical resistance. Is called electrical resistance or simply resistance. Okay, so simply I have defined electrical resistance as opposition offered to the flow of current by the material in which the current is flowing is called as the electrical resistance. Obviously in terms of mathematics, the mathematical expression for the electrical resistance is simply according to Ohm's law. You know that V is equal to current times resistance, and simply यहाँ से आप लोग resistance के लिए फॉर्म लिख सकते हो R resistance, this will be equal to simply
voltage divided by current, voltage divided by current, V divided by I. Okay, from this much mathematical form you can easily derive unit for the electrical resistance, and its unit is simply from its mathematical form. R is a symbol of electrical resistance, V voltage, so volts, and I is the current which has a unit amperes, so volt per ampere is a unit of the electrical resistance, and this unit is given a special name called as the ohm, which is based on the name of scientist and which is denoted by a special symbol, that is the omega. So this much is simply the unit for the electrical resistance. From here we can see that the electrical resistance has no direction associated with it. So if we discuss its nature, then by nature this electrical resistance is a scalar physical quantity having no direction. And obviously आप लोग इसी मैथमेटिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशंस भी डिराइव कर सकते हैं. सिंपली फॉर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, dimensions of electrical resistance are indicated by symbol R, which is volts per ampere. यहाँ से मैं इसके लिए dimensions ड्राइव करूँगा. I know that volt is what it is, simply work done per unit charge, that is joule per coulomb. So this volt is simply joule per coulomb, and this ampere is already in the base units, so मैं इसको as it is छोड़ दूँगा ampere. ओके, जॉउल मुझे पता है न्यूटन इंटू मीटर के इक्वेलेंट है, सो जॉउल की जगह मैं सिंपली न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलम को मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, कूलम इंटू एम्पियर. इसमें मैं अगर देखूँ न्यूटन भी डिराइव्ड है, कूलम भी डिराइव्ड है, मीटर और एम्पियर ये बेस यूनिट्स हैं. सो न्यूटन को मैं सिंपल करके लिख देता हूँ kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये वाला मीटर एज इट इज़ कूलम को हम लोगों ने देखा दैट इज़ एम्पियर इंटू सेकेंड. सो कूलम इज सिंपली एम्पियर इंटू सेकेंड, और ये एम्पियर एज इट इज़, दिस मच एम्पियर इज एज इट इज़. ओके, नाउ सिंपल इन सब यूनिट्स को आप लोग लिख लें kg मीटर स्क्वेयर्स डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वेयर्स इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्क्वेयर, दिस इज सिंपली सेकेंड क्यूब. सो नाउ इट्स डायमेंशंस विल बी m l power 2 t power -3 and a power -2. So these will be the dimensions of the इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. जो अभी करंट टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पे एम्पियर के लिए जो डायमेंशन के तौर पे जो सिंबल यूज़ किया जा रहा है वो आई यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एम्पियर ए सिंबल भी यूज़ हो सकता है. सो अगर आप लोग ए लिखें आई लिखें दोनों इक्विवेलेंट है. सो दीज आर सिंपली द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ओके, now since we have already said that electrical resistance is nothing but it is simply the electrical friction, or just as the concept of the drag force. There is a dependence of electrical resistance on some factors. Now we are going to study what are the factors on which this electrical resistance depends. Factors affecting the electrical resistance are factors affecting electrical resistance are simply resistance. Okay,
स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की रीज़न क्या है। मैंने आपको ये बताया था जब किसी भी कंडक्टर से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं तो वो चार्जेस ड्यूरिंग देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो विद द आयंस ऑफ द विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ दैट कंडक्टर। सो इस कलिजन की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, हीटिंग अप, हीट कंडक्टर जो है आपका हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इसकी जो रीज़न है, जो कोर रीज़न है वो सिंपली कोलिजन ही है। अगर कोलिजन ना होती तो सारे के सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन चूँकि कोलिजन होने की वजह से चार्जेस एक डायरेक्शन में इजीली मूव नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से उनको अपोजिशन फील हो रही है एंड दिस अपोजिशन इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो वी कैन से दैट द कोर रीज़न ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कोलिजन। नाउ the first factor that affect the electrical resistance is related to the length of conductor or material in which the current is flowing. Let us suppose that our material is a conductor, so length of conductor. Now students, एक common सी observation की बात है, जब आप लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा दोगे तो एक चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाने के लिए ज़्यादा कोलिजन्स का सामना करना पड़ेगा। अगर लेंथ कम हो तो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कम कोलिजन्स होंगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब लेंथ और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। सो आई कैन से दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ conductor. Secondly, the cross sectional area of the conductor are simply the area of conductor. Area of conductor. अगर आप लोग स्टूडेंट्स ये देखो कि एक वायर है जिसका एरिया लेट्स सपोज 1 मिलीमीटर है और एक वायर है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर है। एक वायर का एरिया छोटा है, एक वायर का एरिया ज़्यादा है। अब ये कॉमन सी ऑब्जर्वेशन की बात है, जब एरिया ज़्यादा होगा तो स्पेस फॉर द मोशन ऑफ चार्ज वो बढ़ जाएगी, आपके पास नेट स्पेस फॉर द मोशन ऑफ चार्ज वो बढ़ जाएगी। जब स्पेस बढ़ जाएगी तब कोलिजन्स कम होंगी। इसका बिल्कुल इसी तरह से आप लोग अपने माइंड में एज्यूम कर सकते हो। आप लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आप लोगों ने ये देखा था जब आपके पास एक कंटेनर हो, कंटेनर के ऊपर से आप लोग प्रेस कर दो तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। उसी का अगर वॉल्यूम आप लोग ज़्यादा कर दो, पिस्टन को ऊपर की तरफ ले आओ, तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो आपस में कोलिजन है वो कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाता है। सेम यही केस है, जब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो स्पेस फॉर द मोशन ऑफ द चार्जेस वो बढ़ जाएगी, तो कोलिजन कम हो जाएगी। कोलिजन कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R is inversely proportional to the area or it is directly proportional to 1 over A. So these are the two facts. The third fact is the nature of material पे depend कर रही है। आपका मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और ये नेचर रिफ्लेक्ट होती है रेजिस्टिविटी से, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेजिस्टिविटी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो द nature of conductor or nature of material in which the current is flowing, and finally आपके पास resistance किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। the fourth factor on which the resistance depend, that is the temperature of your conductor or of your material in which the current is flowing. so temperature पे कैसे डिपेंड करेगी, आप लोगों ने याद रखना है फॉर मेटल्स टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, फॉर सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी, और ये क्यों कम होगी इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फॉर द केस ऑफ टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, if the temperature increases then the resistance also increases, but this is the case for what? This is the case for the metals,
and for the semiconductors, if temperature increases, then the resistance will obviously decrease. The resistance will decrease, and this much is the case for the semiconductors. Okay, now since we have the two mathematical relations for the electrical resistance, that is, it is directly proportional to length of conductor, inversely proportional to cross sectional area of the conductor. So if I combine these two much relations, I will get a relation R is directly proportional to L divided by A, और मैंने आपको रीज़न बता दी है, ये लेंथ के साथ क्यों बढ़ रही है रेजिस्टेंस और यहाँ पे एरिया के साथ क्यों कम हो रही है. सो दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इफ़ आई रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद द साइन ऑफ इक्वलिटी, आई विल सिंपली गेट द रिलेशन R will be equal to some constant into L divided by cross sectional area A, or simply R, this will be equal to rho, and here rho is acting as constant L divided by A. So this much is a final mathematical form for the electrical resistance, of the conductor. So from here you can see that resistance of conductor increases with length, resistance of conductor decreases with the cross sectional area, and it depends upon constant, which is the rho, and this rho is called as the resistivity or specific resistance. Resistivity or specific resistance. Resistivity or the specific resistance. Okay, यहाँ से हम लोग सिंपली अगर मैं इस मैथमेटिकल फॉर्म से इस रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करना चाहूँ, तो मैं अगर इस मैथमेटिकल फॉर्म को तो सर रीअरेंज करके लिख दूँ. इफ़ आई राइट इट, चूँकि ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे इसको लाके डिवाइड कर देता हूँ. सो सिंपली आई विल गेट R A divided by L, this will be equal to rho. So from this much mathematical form, I can define the resistivity rho. Suppose that मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, एक सिलेंड्रिकल शेप में एक कंडक्टर ले लेता हूँ, जस्ट लाइक इस तरह से. ये एक सिलेंड्रिकल शेप में मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, एंड सपोज दैट इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ दिस मच एरिया, if its area is equal to 1 meter square, and if its length is also equal to 1 meter length, then this relationship says what? This relationship says R is equal rho is equal to R A divided by L. Okay, now I have the cross sectional area 1 meter square and length 1 meter. So putting the values, I will get rho is equal to R multiplied by 1 divided by 1. मैं just magnitude लिख रहा हूँ यहाँ पे. Okay, 1 divided by 1 simply will be 1, and R will be equal to rho. It means that from here, from this much mathematical form, I can define the resistivity of the any material as resistivity will be equal to resistance of that material when the cross sectional area of that material is 1 meter square and the length is 1 meter. Or simply we can say that the conductor having the cross sectional area of 1 meter square and length of 1 meter has the resistance exactly equal to its resistivity. और चूँकि इसका वॉल्यूम जो है, ये जो मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? सिंपली एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ. तो एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा. अगर मैं एरिया देखूँ तो एरिया मेरे पास है 1 मीटर स्क्वेयर और लेंथ मेरे पास है 1 मीटर. सो 1 मीटर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, आई विल गेट 1 मीटर क्यूब. दिस इज़ अ वॉल्यूम. सो फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो डिफाइन दैट
resistance of 1 meter cube of the material is called as its resistivity. So this is another definition, and this is a definition I have picked from the ATR MCQ. So this is the way you can define the resistivity. So from this much mathematical form, we can also derive the unit for the resistivity. The unit for the resistivity, simply its unit is what? Its unit is simply, as its mathematical form says, rho is equal to R A divided by L. R has a unit ohms, omega. A has a unit meter square. Length has a unit meter. So this will simplify it into ohm into meter. So the unit of the resistivity is simply what? Ohm into meter. And from this much unit you can also derive its dimensions. How you can derive its dimensions? Simply rho, that is equal to ओहम इंटू मीटर. एंड ओहम के आप लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले डायमेंशंस डिराइव कर चुके हैं, दैट इज़ m l square t power minus 3 a power minus 2. So you will get m l square t power minus 3 a power minus 2. ये तो ओहम के हो गए. Then you have meter, and meter have the dimension l. So this much is a dimension. Simple, इसको simplify थोड़ा सा मज़ीद कर लेते हैं. You will get m l power square into l power 1, obviously l power 3, t power minus 3 and a power minus 2. These are the dimensions of the specific resistance or resistivity. So आपने इसको कैसे अरेंज करना है? सिंपली सबसे पहले इसको डिफाइन कर देना है कि resistance of 1 meter cube of the conductor is called as its resistivity, or resistance of the conductor having 1 meter square of area and 1 meter length is called as its resistivity, and then its unit and then its dimension. फाइनल चीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डिपेंडेंस, कि ये resistivity किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होगी. डिपेंडेंस. ओके, अगर आप लोग स्टूडेंट्स इस रेजिस्टिविटी की मैथमेटिकल फॉर्म देखें, दिस इज रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए. फ्रॉम दिस मैथमेटिकल फॉर्म वन कैन से दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस के ऊपर, लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के ऊपर. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रेजिस्टिविटी ना रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना लेंथ पे डिपेंड करती है, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है. इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. लेट मी एक्सप्लेन यू. सपोज दैट आप किसी भी क्या कर देते हैं कि किसी भी कंडक्टर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट अस सपोज दैट यू आर इंक्रीजिंग दी cross sectional area, that is you are increasing the denominator. Let me just change this mathematical form. This is r is equal to rho is equal to r a by l, r a divided by l. okay, r a by l. Suppose that आप किसी भी कंडक्टर के लिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ करते हैं. क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस मच रिलेशन, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोग इंक्रीज़ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएगी. न्यूमिनेटर में एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो न्यूमिनेटर में दूसरी चीज़ उसी अकॉर्डिंग डिक्रीज़ हो जाएगी. ये वाला प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. कहने का मतलब ये, अगर इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 यूनिट में मिस कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 थी, करंट की वैल्यू 2 थी, 5 2 आर सिंपली 10. आपने एरिया को बढ़ा के 5 किया, एरिया को बढ़ा के आप लोग 5 किया तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू दिस मच रिलेशनशिप कम हो जाएगी एंड इट विल गेट टू द वैल्यू 2 एंड 2 into 5 अगेन 10. इसका मतलब एरिया बढ़ाने से तो कुछ भी नहीं हुआ. नाउ सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, लेंथ इंक्रीज़ करता हूँ. इफ़ आई इंक्रीज़ द लेंथ, मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस मच रिलेशन रेजिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होगी, तो रेजिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होगी. तो न्यूमिनेटर जितना इंक्रीज़ हो डिनोमिनेटर जितना इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही न्यूमिनेटर भी इंक्रीज़ हो रहा है. इसका मतलब ये रेशियो सारी की सारी फिक्स्ड रहेगी. इसका मतलब कि ये जो रेजिस्टिविटी है इट डजंट डिपेंड्स अपॉन दी
length, area or the resistance of conductor. It only and only depends upon the temperature of that कंडक्टर एंड दिस मच इज़ आई टी MCQs एंड आप लोग अपनी नीट नोटबुक्स पे भी ये टी MCQ अपने पास लिख लीजिएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी how this specific resistance or resistivity depends upon the temperature. Till that students, Allah Hafiz, thank you very much.